आज हम एक डीप डाइव कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पर। 1947 से लेकर 2025 तक का इसका जो सफर है, मिशन ये समझना है कि ये राज्य, जो अगर आप सोचें कि एक देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ी आबादी वाला देश होता, तो ये भारत के हृदय स्थल से एक आर्थिक पावर हाउस कैसे बन रहा है। यूपी भारत के लिए हमेशा से जरूरी रहा है, मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ से देश को 9 प्रधानमंत्री मिले, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये देश का अन्न का कटोरा है। करीब करीब 19% अनाज यहीं से आता है। हाँ, और इसीलिए तो कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूपी के इस पूरे बदलाव को हम उसके मुख्यमंत्रियों के काम से सबसे अच्छा समझ सकते हैं। हर एक नेता ने मतलब अपनी एक खास छाप छोड़ी है। तो चलिए इसी नजरिए से इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं गोविंद वल्लभ पंत से। उनका जो सबसे बड़ा काम था जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। इसने लाखों किसानों को जमीन दी, पर इसका असर क्या सिर्फ यहीं तक था? नहीं, असर कहीं ज्यादा गहरा था। देखिए, ये सिर्फ एक आर्थिक सुधार नहीं था। इसने तो सदियों से चली आ रही जो सामाजिक और राजनीतिक सत्ता की संरचना थी, उसे ही हिलाकर रख दिया। यहीं से नई राजनीतिक ताकतों का जन्म हुआ, जो आज भी यूपी की राजनीति को चलाती हैं। और इसी दौर में सुचेता कृपलानी भी थीं, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। जी, 1965 के युद्ध के दौरान उन्होंने राज्य को संभाला, जो अपने आप में एक मील का पत्थर था। लेकिन असली बदलाव जो जमीन पर दिखा, वो आया किसान राजनीति के उदय से। चौधरी चरण सिंह और उनका चकबंदी अधिनियम। हाँ, उन्होंने चकबंदी को बहुत सख्ती से लागू किया। चकबंदी, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि एक किसान है, उसकी छोटी छोटी जमीनें 10 अलग अलग जगहों पर बिखरी हैं। चकबंदी ने उन सभी टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, एक बड़ा खेत बना दिया। अच्छा। इससे ट्रैक्टर चलाना, सिंचाई करना, मतलब बड़े पैमाने पर खेती करना आसान हो गया। वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर था। और फिर कहानी एक नया मोड़ लेती है, आधुनिक यूपी की तरफ। 1976 में एनडी तिवारी और नोएडा की स्थापना। उस वक्त तो वो सिर्फ दिल्ली के पास की एक बंजर जमीन थी। क्या किसी ने सोचा होगा कि ये? शायद ही किसी ने सोचा हो, पर ये एक बहुत दूर की सोच वाला फैसला था। इसने यूपी को खेती पर निर्भरता से निकालकर उद्योग और सर्विस सेक्टर की तरफ एक नया रास्ता दिखाया। और फिर आया 90s का दशक, मंडल और मंदिर की राजनीति, जिसने यूपी को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। और इस उथल पुथल से विकास के 2 बिल्कुल अलग मॉडल निकले। आप मायावती और अखिलेश यादव के दौर की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एक तरफ मायावती का मॉडल था। इसमें यमुना एक्सप्रेसवे जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो थे, पर साथ ही दलित स्मारकों पर भी जोर था। वो एक तरह से विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का एक मिलाजुला मॉडल था। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव थे, जिनका फोकस एकदम मतलब मॉडर्निटी पर था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो रिकॉर्ड 22 महीनों में बना, लखनऊ मेट्रो की शुरुआत। जी। और अगर हम इसे आज की बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल है, वो इन दोनों धाराओं को कहीं ना कहीं साथ लेकर चलता दिखता है। एक तरफ बुलडोजर मॉडल से कानून व्यवस्था पर जोर है, तो दूसरी तरफ इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है कि राज्य को अब एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा जाने लगा है। और भविष्य की तस्वीर तो मतलब उसका स्केल ही अलग है। 2025 के कुछ प्रोजेक्ट्स को देखें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में, ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने की राह पर है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी है। और फिर महाकुंभ 2025, 40 करोड़ श्रद्धालु। ये तो मतलब कुछ हफ्तों के लिए एक नया देश बसाने जैसा है। और देखिए, ये सिर्फ भविष्य की बातें नहीं है। आज की हकीकत यह है कि नोएडा भारत का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है। सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री वहीं पर है। तो इसका मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश ने वो बीमारू राज्य वाला टैग अब बहुत पीछे छोड़ दिया है। ये सफर भूमि सुधारों से शुरू हुआ था, और अब ये राज्य भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य का ग्रोथ इंजन बनने की तैयारी कर रहा है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। याद कीजिए, साल 2000 में जब उत्तराखंड का विभाजन हुआ था। हाँ, यूपी ने अपने सारे प्रमुख पर्यटन स्थल और जल विद्युत क्षमता खो दी थी। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या उस विभाजन ने, जिसे उस समय एक बहुत बड़ा नुकसान माना गया था, क्या उसी ने अनजाने में यूपी को अपनी असली ताकत, मतलब मैदानी इलाकों की कृषि और औद्योगिक क्षमता पर पूरी तरह से फोकस करने के लिए मजबूर कर दिया? और शायद आज की इस सफलता का एक बड़ा कारण वही मजबूरी हो।